अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, खान साहब को खबरों में रहने का फ़न आता है। माजी में हमने देखा कि कभी जमात हुकूमत से अपोजिशन में जाती थी तो फिर सारा फोकस हुकूमत वक्त पर आ जाता था, लेकिन खान साहब के तुंदोतेज बयानिए की वजह से अब भी वो हेडलाइंस बना रहे हैं और जो कुछ यूटर्न छोटे मोटे वो ले रहे हैं अपने बयानिए को चेंज करने की वजह से, इस वजह से उन पर तनकीद भी की जा रही है। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रिजीम चेंज सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खान साहब ने इंकशाफ किया है कि 70 साल की तारीख में उनकी हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा एक बार फिर से उन्होंने ये दावा किया कि मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है, इन्हें मसला महंगाई से या नाअहली से नहीं था, बल्कि ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आए थे। और एक बार फिर से उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब के उस बयान का भी तज़किरा किया है जिसमें उनका ये कहना है कि इन तमाम दावों की वो तायद कर रहे थे। साथ में कुछ रिजीम चेंज के हवाले से भी उन्होंने बात की और ये कहा कि न्यूट्रल्स को उन्होंने पहले से मुतला किया था कि ये सारा कुछ होने जा रहा है, इसको रोक लीजिए। और एक साल पहले से उनको ये सारा कुछ पता होने का दावा भी आज उन्होंने किया है। क्या इस बारे में उनका कहना था, पहले वो सुनिए। साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी, क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा। लोग कहते हैं कि देखें ये इमरान साहब आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, शरीफ खान साहब आज़म बनाया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। तो फिर वो जो साजिश बयानिया है अमेरिका की तरफ से, उसकी कितनी अहमियत है और क्या वो खुद इस चीज की तरदीद नहीं कर रहे, इस तजाद को पैदा करके। दूसरा, नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें अस्करी और सियासी क़यादत ने आज मिल बैठकर बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के ऊपर ना सिर्फ गौर किया है बल्कि उसे निपटने के लिए भी हिकमत अमली तैयार की गई है। इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दावे किए जा रहे हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की तरफ से। उनका यह कहना है कि ये एक सरसरी बजट था, असल बजट तो 28 जून को आएगा जब मुआहिदा अगर हो जाता है, तो फिर उसके बाद मजीद महंगाई के बॉम्ब भी गिराए जाएंगे। उनका बयान भी आगे चलकर आपको सुनाएंगे। ये सारे सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिजा फातिमा साहबा, मोमिन खसूसी वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ होंगी। सीनियर तजियाकार रजा रूमी साहब और कुछ देर में हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल शिजा साहबा आपसे है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि 70 साल में उनकी हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था और एक साजिश के जरिए उन्हें आप लोगों ने हटाया है। कितनी हकीकत है इस दावे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 4 साल में जो इस मुल्क के अंदर हुआ और जिस तरह इस मुल्क की मईशत डुबोई गई, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट करप्शन का था। और इनकी करप्शन का किस्सा शुरू होता है अद्वियात की जो है जो उसमें इन्होंने पहले पैसे कमाए, फिर इन्होंने अपने वजीर को हटाया, उसको जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया पार्टी को। पोलियो आया, पोलियो में इन्होंने जो अपना फोकल पर्सन लगाया उसने खुर्द-बुर्द कर दी, उसको इनको हटाना पड़ गया। इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई कि आपने पोलियो में जो है आपने पोलियो में भी जो है वो कर दी। फिर आया कोविड फंड। कोविड फंड का इनके अपने ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया और कहा 12,000 अरब रुपए की करप्शन हो गई। फिर आ गया चीनी का स्कैंडल। 3 महीने के अंदर चीनी जो है वो 53 रुपए से 120 रुपए की 6 महीने के अंदर हो गई और तकरीबन कोई 150 अरब रुपया आवाम का जो है वो ये आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज करके, क्योंकि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की जो है। फिर आ गया आटा, फिर आ गया गैस। LNG मिल रही थी $2 MMBTU रुपए नहीं खरीदी, आज $30 की खरीदनी पड़ गई है। उसका क्या नतीजा निकला? आपने RLNG प्लांट्स बंद कर दिए, मेरिट ऑर्डर तबाह कर दिया। किस ऑयल माफिया को आपने जो है वो सपोर्ट किया, वो भी सामने आ जाएगा। तो ये एक सीरीज है, तो मैंने कुछ आपको चंद हैं। लेकिन ये तो सारे इल्जामात है ना शिजा साहबा, क्या कोई अगर वाकई में अवाम का पैसा लूटा गया है, रिकवरी होगी? अब आप लोगों की हुकूमत है, अब तो आगे बढ़नी चाहिए बात इल्जामात से। बिल्कुल बिल्कुल रिकवरी भी होगी, लेकिन हम इनकी तरह इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। हम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। हम लोगों को बिला वजह उठा के 9-9 महीने 1-1 साल 2-2 साल हुकूमत खानों में बंद करने के कायल नहीं है, क्योंकि हमने मुल्क भी चलाना है।
अगर हम इनकी तरह नफरत और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में पढ़ के, इमरान खान ने असल में ना उनका ख्याल है कि क्योंकि ये इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे जिस तरह वो बिला वजह उठा के कर लेते थे, तो इन पे इल्जाम कोई नहीं है। हम पूरी कानूनी कार्रवाइयां करेंगे और जब कानूनी तकाजे पूरे होंगे तो हम इनको गिरफ्तार भी करेंगे। लेकिन हम सिर्फ नफरत के ऊपर, हमारे कोई जाती दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मुल्क को जो नुकसान पहुंचाए, अगर जाती दुश्मनी होती तो आज ये सारे जेल में होते। क्योंकि नैब में आपको ना इल्जाम लगाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, आप ऑर्डर दें बंदा जेल चला जाता है। इन्होंने तो 2 साल रेफरेंस ये होता है कि आप इल्जाम लगा दें, इल्जाम तक नहीं हमारे लोगों को बताया और मिनिस्टर्स को जो है वो कैद में रखा। तो हम इस वक्त, और इनकी इन हरकतों की वजह से और फिर नाअहली की वजह से और फिर करप्शन की वजह से मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, इस वक्त हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कॉस्ट पे ऐसे डिसीजंस लिए हैं इकोनॉमिक, क्योंकि स्टेट की सर्वाइवल का मसला इन्होंने बना दिया। और जब इकोनॉमी का जो है वो एक इशू खड़ा होता है इतना सवेर, तो वो आपका इशू में भी करता है। तो ये जो है, अगर ये तो एक प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रहे हैं, कभी साजिश ले आते हैं, कभी आइन तोड़ते हैं, तो इनकी बातें तो मेरे ख्याल से अब ज्यादातर लोग संजीदा भी पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते। ये उनके हालात काफी खराब हैं। ठीक है जमशेद साहब, आपको वेलकम कहेंगे, आपने ज्वाइन कर लिया है। ये जो आज खान साहब ने बात की कि उनकी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिस पे करप्शन के कोई इल्जामात नहीं थे, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनका तज़किरा अभी शिजा ने भी किया है। क्या कहेंगे कि करप्शन के इल्जामात खुद आपकी ही हुकूमत के होते हुए तो सामने आए थे, लेकिन हमने उस पर अमल होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज खान साहब तरदीद कर रहे हैं, उसे मानने पर तैयार नहीं है कि किसी किस्म की कोई करप्शन हुई, आटा चीनी स्कैंडल हो, मालम जब्बा स्कैंडल हो, बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, ये सारा कुछ तो आपके दौर में ही सामने आता रहा। देखें, इसमें यू कैन से कि मेरा ख्याल है आज जो सारी बात हुई है, खान साहब ने यही कहा है कि जितने लोग निकाले गए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, उन पे करप्शन के दाग थे। सो मैं जितनी भी आप बात कर रहे हैं, इसमें मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी जगह का कोई वज़ीर आज़म का नाम है या लेकिन उनकी छतरी के नीचे तो हुआ। बाकी मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट आप कह लें कि नैब भी मौजूद है, फिर अदालतें भी अपनी हैं, कोई मसला नहीं है, तो FIA भी है, बाकी भी सारा कुछ है। डर भी लोग गए हैं, बंदे 4-5 मारे गए हैं जितने भी लोग FIA के केसेस ले रहे थे, लिहाजा जो कराना चाहते हैं करके देख लें, कोई मसला तो नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, मीडिया ट्रायल तो मीडिया ट्रायल तो ये कर भी नहीं सके, चला भी नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लिहाजा अब ये जो बात शिजा फातिमा साहबा कर रही हैं कि हम सबूत लेंगे इकट्ठे करके फिर हम चलेंगे, फिर गिरफ्तार भी करेंगे, तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, छोटे मोटे चीमा साहब जो हम शिफ्ट देख रहे हैं, टिल्ड देख रहे हैं और तजाद देख रहे हैं, कभी खान साहब कहते हैं कि बैरूनी साजिश है, अमेरिका ने साजिश की और साइफर भेजा गया और उसके अंदर इन सियासी जमातों का किरदार था। फिर खान साहब कहते हैं कि जी 1 साल पहले ही मुझे सारा कुछ पता चल चुका था और मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगाएंगे। तो ये तो खुद ही तजाद पैदा कर रहे हैं। किस पे यकीन किया जाए, पिछले बयानिए पे या ये जो अब पेश किया जा रहा है? आप माशाल्लाह बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये दोनों बातें ही हमेशा से करते हैं और आपको भी पता है इस बात का, मुझे भी पता है। हम अमेरिका का नाम भी लेते हैं, लोकल का भी नाम लेते हैं, सहूलतकारों का भी नाम लेते हैं, 3 लोगों का हम नाम लेते हैं, तीनों का जरूर ले रहे हैं। कोई बयानिया में तब्दीली नहीं है, 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ का ले रहे हैं, इनके सहूलतकारों का ले रहे हैं और अमेरिका का ले रहे हैं। 3 ही थे, 3 ही हैं, 3 का नाम तारीख में लिखा जाएगा और तीनों आप कह लें कि इसमें मुलव्वस हैं। इस सज़ा भी इसकी डेफिनेटली यही लोग भुगतेंगे। इसको लॉक कर दिया जाए कि इसके अलावा कोई और मुलव्वस नहीं है? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा बेहतर होगा कि जो हम बात कर रहे हैं, हम इंक्वायरी की बात करें ना, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए और इंक्वायरी करे। सो हमारा इल्ज़ाम है, बाकी ये है कि इंक्वायरी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोग आके कह रहे हैं जी कि इंक्वायरी होनी चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप इस फड्डे में ना पड़ें, लिहाजा वो बे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बे कर रही है। होना नहीं चाहिए ऐसे। ये जो आप कह लें कि आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, साजिशें हुई हैं, किसी का भी मुल्ज़म पाकिस्तान में पकड़ा नहीं गया। अब ये हिस्ट्री चेंज होनी चाहिए, यानी कि आप लोग को किसी किस्म का खौफ नहीं है। अगर 22.5 केसेस बनाना चाह रही है मौजूदा हुकूमत तो आप तैयार हैं। आप रूमी साहब, आपके ख्याल में दोनों चीजों पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो कि करप्शन की वजह से उनकी हुकूमत को नहीं निकाला गया, वो वाहिद हुकूमत है, और दूसरा ये जो तजाद एक मेरे ख्याल में तो है और बहुत से लोगों को भी लग रहा है, आपको लग रहा है या नहीं, ये तजाद है रिजीम चेंज का मामला, पहले अमेरिका से जोड़ना और फिर करप्शन से जोड़ देना? आप जी देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बात खैर खान साहब की दुरुस्त है कि अगरचे के बहुत सारे इल्ज़ामात थे उस वक्त भी, अब तो उनमें बेतहाशा इजाफा हो गया हुआ है।
और पंजाब में ही देख लीजिए कि जिस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो उनके फ्रंट मैन और फ्रंट वेमेन मौजूद थी, बहुत सारे सवालात हैं उनके जवाब नहीं अभी तक वो आना बाकी है, तहकीकात होना बाकी है। इसलिए खैर हमें कबल अज़ वक्त ये नहीं करना चाहिए, खैर सियासतदान तो ये करते हैं, मगर ये बात ज़रूर है कि दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है करप्शन, एक होती है नाअहली। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ताल्लुक था 3.5-4 साल में, उसमें एक शुबा, एक परसेप्शन और तासुर तो बन गया था कि वो तैयारी के साथ नहीं आए थे। तैयारी के साथ ये थे अगरचे कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि उनके पास पता नहीं कितने लोगों की बेहतरीन टीम है, 200 लोगों की, और वो आकर मुल्क की काया पलट देंगे। वो भी साबित नहीं हुआ, बल्कि इतने ज़्यादा लोग बदले गए कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ना रही। चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो, 6 बार वज़ीर जो सेक्रेटरी ख़जाना बदले गए फेडरल लेवल पर, और कोई 7 बार चेयरमैन FBR बदले गए। पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, 11-11 बार, 7-7 बार, 6-6 बार, ऐसे ऐसे महकमे के जहाँ पे एक सेक्रेटरी आता था तो 2 हफ्ते के बाद वो मौजूद नहीं होता था। तो देखिए ना, ये कुछ अपनी भी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए कि मुल्क में वो तासुर बन गया था। जहाँ तक दूसरा सवाल का ताल्लुक है, देखिए वो तो बिल्कुल एक सियासी उन्होंने नारा लगाया था, एंटी अमेरिकन नारा, कि अमेरिका की साजिश, आपको पता है ये बड़ा पॉपुलर होता है, और ये बयानिया बिक भी गया। खान साहब के सारे मानने वाले, उनके चाहने वाले इस बात पर अब जो है वो कायम हैं और यकीन करते हैं कि जी इसमें बहुत बड़ी कोई अमेरिका की साजिश थी, और लोकल सहूलतकार जैसे बिछीमा साहब कह रहे थे वो उसमें शामिल थे, और न्यूट्रल्स भी उसमें शामिल थे। और फिर बाद में हमने देखा कि ऊपर हो रही थी अमेरिका की बयानबाजी, और नीचे जो पार्टी कैडर्स हैं, सोशल मीडिया टीम्स हैं, वो सीधा सीधा न्यूट्रल्स को खुल्लम खुल्ला अटैक कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कई दिनों से, हफ्तों से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्रेंड होता है आर्मी की जात के खिलाफ, ठीक है ना। वो सिर्फ ये नहीं होता कि भाई उनका कोई रोल है, वो कहते हैं जी इस्तीफा दो। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमने दिलचस्प चीज ये देखी कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह तो 71 के बाद भी नहीं हुआ था कि आर्मी चीफ को और जो दीगर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मीर जाफर भी करार दे दिया गया हो। गद्दारी का इल्जाम जो है ये बड़ा संगीन इल्जाम होता है, हम तो उसमें यकीन ही नहीं करते कि ना। रूमी साहब, ये यकीनी तौर पे खान साहब को तो इससे किसी हद तक फायदा पहुंच रहा होगा, उनकी सियासत को, उनके बयानिए को, लेकिन इसके नतायज और इसके असरात कितने दूरस हो सकते हैं और इस पे काबू पाना कितना जरूरी है इस वक्त? जी देखिए, नतायज तो बहुत दूरस होंगे। अभी तक तो यही शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी तो यही थी ना कि न्यूट्रल जरा प्रेशर में आ जाएं। आए भी, वो सुना है हमने, रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा क्योंकि इदारा देख रहा है। देखिए, इदारा जो है, बात साफ साफ कर लेनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही मजबूत और कोहेसिव इदारा है। उसमें लीडरशिप जो है, अगर लोग उससे ना भी अग्री करें किसी पॉलिसी के ऊपर, तो वो कभी भी उनको डिफाई नहीं करते। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ या टॉप कमांडर्स के खिलाफ कोई बातचीत करके तो नीचे से कोई प्रेशर डलवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत स्ट्रेटजी, ना जाने कौन मशवरे देता है इस तरह के। क्योंकि बाकी फिर जो लोग हैं, आपका क्या ख्याल है कि अगले जो चीफ आएंगे नवंबर के बाद तो तब्दीली होनी है, और उसके बाद भी आएंगे कई चीज, तो वो आपके ख्याल से वो याद नहीं रखेंगे कि भाई ये हमारा जिस शख्स को हमने इतना सपोर्ट किया और उसको इतने एहतमाम से हमने कई साल जो है लाए, तो उसने बाहर निकलते इक़्तिदार से इस तरह की बातचीत की। तो ये फासले नहीं पैदा करने चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना होता है, इक़्तिदार में भी, ऑपोजिशन में भी। बिल्कुल ठीक, गुजारा नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, और ये इंतहाई अहम और हसास है। नाज़रीन, इस पे मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। शीजा साहब, एक तो ये बताएगा कि खान साहब ने आज भी नवाज शरीफ साहब का नाम कोट करके कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अगला आर्मी चीफ तैनात कर दूंगा और फिर ये 15 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, सबको नाअहल कर देंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब का भी बार बार तज़किरा करते हैं। तो क्या वाकई में कोई ऐसा खौफ था जिसकी वजह से PDM ने बगैर होमवर्क के हुकूमत में आने के बाद ये सारा जो महंगाई का मलबा है अवाम पे डाल दिया? शीजा साहब, आपका माइक म्यूट है, अगर आप इसको ठीक कर सकें। जी जी, आप ठीक पहली बात, बगैर होमवर्क के कोई नहीं आया। मईशत की चीजें सामने थी और थोड़े ज्यादा बुरे हालात थे, जाहिर है,
IMF डील भी सामने आई बाद में जब हम आए, लेकिन जब हम 2013 में आए थे तो यहाँ 16 से 22 पे लोड शेडिंग संभाली जब मतलब बहुत ही बुरे हालात थे। अब आज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट भी इतनी फेवरेबल नहीं है, और ये जो हालात हैं इस वक्त, जो IMF की डील साइन हुई है जिसके मुताबिक जो इमरान खान साहब ने की है, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो इस वक्त इमरान खान साहब की डील के मुताबिक जो पेट्रोल की कीमत है वो मार्केट में 320 रुपए होती। तो हम अब कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, हमने सब्सिडी खत्म करनी है बिकॉज इट्स, लेकिन मुफ्ता साहब तो कहते हैं कि IMF के साथ कोई लेना देना नहीं है पेट्रोलियम कीमतों का। जी, दो चीजें हैं। देखें, उसकी जो बेसिक कॉस्ट है उसका लेना देना नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट है, लेकिन इनका जो IMF का है साइन है, सिग्नेटरी है जिसके ये जो इन्होंने डील की है, उसके अंदर इन्होंने PLD लगाने की, लेवी लगाने की डील भी की है और 17% सेल्स टैक्स लगाने की भी डील की है। 600 अरब का इन्होंने हदफ रखा था कि ये ऑयल की PLD से लेंगे, इकट्ठा करेंगे, और 3 क्वार्टर्स जो ये रहे वो उन्होंने 1 रुपया भी ना इकट्ठा किया। तो ये देवर बैकिंग आउट फ्रॉम जो, इसीलिए हमारी फिर इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है वो सही नहीं रही। बहरहाल मईशत की बात है, हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। और इस सारे में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी आपकी टीवी के उससे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी जरूर है, लेकिन हमने जो सब्सिडी खत्म की है वो पिछली हुकूमत की तरह या इवन माजी की तमाम हुकूमतों की तरह हमने ब्लैंकेट सब्सिडी जो है उसको खत्म किया है। और जो गरीब तबका है, 8 करोड़ अवाम जो गरीब तबका है, उसको हम जो है वो सब्सिडी फिर भी वो कुशन, फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि प्रोग्रेसिव जो है वो टैक्सेशन हो, जो जितना अमीर है वो उतना कंट्रीब्यूट करे और गरीब जो है उसकी हम बेसिक प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करें। तो एक तो मैं ये बात करना चाहती थी। दूसरा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब का ये बार बार तस्करा करते हैं। नवाज शरीफ साहब को जो ये चीमा साहब भी जानते हैं कि उनको जो निकाला गया, एक कन्विक्शन हुई जो ये कहते हैं करप्शन पे हुई, वो अपने बेटे से सैलरी ना लेने पे हुई। उसके बाद जब ये 2021 के अंदर नवंबर के अंदर जो ये ऑर्डिनेंस नैब का लेके आए जिसमें इन्होंने तमाम तरामीम की, इनके नैब के ऑर्डिनेंस ने सारे मिनिस्टर्स को बरी जिम्मा कर दिया, सारी कैबिनेट को बरी जिम्मा कर दिया, वजीर आजम को इम्यूनिटी दे दी, कैबिनेट डिसीजंस को, ECC के डिसीजंस को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो फैसला करेगी, नैब उसको सवाल नहीं कर सकती, सारी ब्यूरोक्रेसी को भी माफ कर दिया। तो ये इनका जो नैब का ऑर्डिनेंस आया था उसमें इन्होंने डेफिनेशन चेंज की एसेट की। इनकम रिसीवेबल कभी एसेट नहीं होता किसी भी बुक में, ना टैक्स लॉज में ना किसी भी लॉ में। इनकम रिसीवेबल जो कि 6,000 या कुछ दिरहम थी टोटल, जो उन्होंने अपने बेटे से ना ली, उसके ऊपर इनकी कन्विक्शन की गई मियां नवाज शरीफ की। वो किन हालात में हुई, उसके बाद जजेस के क्या बयान आए, वो सबके सामने है। तो करप्शन चार्जेस पे मियां नवाज शरीफ को नहीं निकाला, उनकी जजमेंट में लिखा हुआ है कि हम करप्शन नहीं जो है वो साबित करते। वो यही तो इल्जाम लगा रहे हैं कि अभी आप केस स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक तरामीम कर चुके हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि आप लोगों को हुकूमत में रहना है तो फिर सारे इदारों को तबाह करना पड़ेगा। FIA और नैब की मिसाल दी जा रही है। कोई बात नहीं है। देखिए, नैब का जो लॉ है ना, इसकी हमारी गलती है कि हमने इसको पहले खत्म नहीं किया। उसके बाद इसको मुशर्रफ साहब के ज़माने से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग भी जिस तरह हुकूमत में आए हैं सबको पता है। फिर वो लॉ हमारे खिलाफ दोबारा इस्तेमाल हुआ, सारों को इन्होंने जेलों में डाला। फिर एक आने, मैं दावे से कहती हूँ, एक आने की करप्शन ना साबित की, सब जेलों से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा कि नजर आ रही है। ठीक है शेजा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, कुछ ऑडियो के मसाइल आ रहे हैं। चीमा साहब, मैं इससे पहले कि इकोनॉमी पे बात करूं, दीगर साहब ने आज बातें की, उस पर बात करूं। खान साहब बार बार तस्करा करते हैं न्यूट्रल्स का। मैंने उन्हें पहले बता दिया था कि इनसे हुकूमत नहीं संभाली जाएगी इस मौजूदा PDM सेटअप से, PDM इत्तेहाद से। तो खान साहब तो इनडायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो डायरेक्टली बहुत बड़ी बड़ी कंपेन्स चला रहे हैं इदारों के सरबराहान के खिलाफ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें खान साहब की सियासत की मकबूलियत के लिए ये सौदा महंगा नहीं है आपके ख्याल में? और इसके नतायज क्या हो सकते हैं? मुल्क क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस तरह के ट्रेंड्स का जो कि खान साहब वक्त में चलाए जा रहे हैं?
देखें इसमें अगर आप गलती करें तो आपको पूछा जाना चाहिए। आप साफ़ी हैं तो आपको साफ़ी को मुकद्दस गाय तो नहीं है कि ना पूछा जाए। मैं आपका लिए ऐसे PM हूँ, मैं यू कैन से कि फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, मैं MNA का इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मैं इतना मुकद्दस तो नहीं हूँ कि मैं वो गलती करूँ मुझे पूछा ना जाए या कोई मेरे पे तबसरा भी ना करे। वो आप ऐसे ना करें। इस मुल्क को मुल्क ही रहने दें। ये सारे जो है ना, हर ताकतवर तबका अपने आप को कहता है कि मेरा जिक्र ना करो, मुझे कोई सवाल ना करे, मेरे पे तबसरा ना करे, दूसरे को पकड़ के अंदर दे दो। मैं इस वक्त देखें, मैं बैठा हूं सामने आपके, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 4 पर्चे हैं, मेरे ऊपर फास्फोरस बम बनाने का पर्चा है। तो मेरे ऊपर तो फास्फोरस बम बनाने का पर्चा हो जाए तो एक बंदा मुल्क की हिफाजत ना कर सके तो उससे कोई पूछ ले, कोई सवाल कर ले, कहीं को ट्वीट कर दे, कहीं को लिख दे, तो यार जाने दो इस बात तो 3.5-4 साल आप लोग हुकूमत में रहे हैं। अगर कोई गलत फहमियां हैं तो आप लोग अलहदा से मुलाकातें करके उन गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि हमारी तरफ से है नहीं। सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाना, मीडिया पे आके इस तरह के इल्जामात लगाना और फिर ये ट्रेंड्स चलाना, आप नहीं समझते कि इससे इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं, बदनाम होते हैं, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी इससे दाव पर लगती है? जो दावा करते हैं खान साहब उसकी हिफाजत। पहली बात तो ये कि एक मिनट, पहली बात तो ये कि मैं हलफ देने को तैयार हूं कि हम लोग नहीं करते ये। हेलो जी, पहली बात तो ये कि हम ये करते नहीं है। ठीक, मैं कह रहा हूं पहली बात तो ये कि हम बिल्कुल नहीं करते। PTI की तरफ से ना कोई पॉलिसी है, ना पार्टी की तरफ से, ना कोई लीडरशिप की तरफ से, ना हमारी तरफ से। लेकिन खान साहब के कहने से मना तो किया जा सकता है, कोई रेडलाइन तो बनाई जा सकती है। बात करने प्लीज जुनेद सेंसिटिव बात है, बात करने प्लीज, इसको ना टोकना। सेंसिटिव बात है, ऐसे इस तरह की बात करके दरमियान में आप करते रहेंगे मैं रह जाऊंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि देखें इसमें पहली बात यह है कि PTI की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें उसकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, मिडिल टीयर भी नहीं है जहां तक बंदा कंट्रोल कर सकता है। अवाम भरल किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये जो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर सके तो हम तो पार्टी हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुल्क से बाहर से हो रहे हैं, मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज जुनेद आपको कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे कंट्रोल किया जा सकता है, ये 2 लोग और बैठे हैं, एक शिजा बैठी हैं, रूमी साहब बैठे हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप 22 करोड़ लोगों को नहीं कर सकते। और हर बंदे के पास अपना टीवी है, अपना टीवी है, मेरे पास ये मेरे पास अपना टीवी है, ये मेरा अखबार है। सो यहाँ पे सिर्फ 15-20 चैनल नहीं है, यहाँ पे जंग और नुआई वक्त नहीं है कि जहाँ पे आप कॉलम लिखवा लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब दुनिया बदल गई है। आज की जो बंदा चाहता है मेरी इज्जत हो तो वो आप कह लें कि वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दूसरी बात है कि हमें सारों को, मुझे भी और आपको भी, हमें टॉलरेंस लेवल बढ़ाना होगा, अदारों को भी अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना होगा। आप ये ना समझें, वहां तक अपने आप को वहां ना ले जाएं कि जहां पे मतलब अदलिया रात 12 बजे खुले और उस पर बात ना करे। क्यों ना करे? कोई बात होगी, बात कैसे रोका जा सकता है? इलेक्शन कमीशन जो दिल करे फैसला कर दे, कोई बात ना करे, कैसे हो सकता है? ना करे, बात होता नहीं है बात। ठीक है, अगर कोई कहीं कोई पुलिस वाला कोई गलत काम कर रहा है उससे बात हो जाए, कहीं इससे तो चीमा साहब यही तासुर मिलता है कि हुबुल वतनी और गद्दारी का जो दारोमदार है या क्राइटेरिया है वो यही है कि जो खान साहब के साथ है वो हुबुल वतन है, और जो उनके खिलाफ बात करेगा या उनकी तनकीद करेगा किसी इकदाम पे तो उसे गद्दारों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि देखें इस मुल्क में बड़े गद्दार आए और बड़े गद्दार बदल गए। आज मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये साबित किया गया, जो आज बैठे हैं, टॉप ऑफ द मैन बैठे हैं, उन्होंने जो फाइलें दी वॉल्यूम 10 का किसने बताया? वॉल्यूम 10 कौन लेके आया? ठीक है, मियां साहब को गद्दार किसने कहा? और फिर आप कह रहे थे कि अदारों की बड़ी यादाश्त है। अगर अदारों की यादाश्त है फिर मियां साहब को हुकूमत क्यों दी गई है? इनकी तो यादाश्त ही कोई नहीं है। इनका तो कोई मतलब आप पहले कौन सी यादाश्त, किस यादाश्त की बात कर रहे हैं? जरदारी साहब को करप्ट, 30 कातल, दूसरा तीसरा किसने कहा? आप पहले ये फजलुर रहमान साहब को किसने कहा कि जनाब इनके दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, तालिबान को साथ लेके चलते हैं? इस मुल्क में मुझे सियासतदान बता रहे, कोई सियासतदान जो गद्दारी से बचा हुआ हो? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसपे गद्दारी का इल्जाम लगा हो? कौन सा ऐसा गद्दार है जिसको 2 दिला के वापस ना किया? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आवाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद जब लीडर पंच लाइन देगा तो फिर फॉलोअर्स उस पर अमल करेंगे, उस पर बात होगी। मैं इस हवाले से रजा रूमी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। नाज़रीन एकदम मुख्तसर और ब्रेक के बाद दोबारा से इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। रज़ा रज़ूमी साहब, हमेशा से हमने देखा कि सियासी और जमहूरी कुव्वतें ये कहती रही कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। आज फौज ये कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए और हमारे इस साजिश के अंदर कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई साजिश हुई है। खान साहब मुसलसल न्यूट्रल्स को पैगामात भी पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहने की ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। और जिस तरह से चीमा साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो किसी को नहीं रोका जा सकता, आपको लगता है कि मुल्क मुतहमिल हो सकता है ये जो सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ने अपने पर्चों का जिक्र किया, मैं उसकी बहुत मजम्मत करता हूं और मैं समझता हूं कि ये बड़ी गलत रवायत है कि कोई भी सियासतदानों के खिलाफ ये दहशतगर्दी के पर्चे और ये जो गलत काम होते हैं ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, इससे कतई नजर कि वो किसी भी पार्टी के हों। जहां तक ये न्यूट्रल्स का सवाल है, देखिए हम तो यही कहते आए हैं कई सालों से, दहाइयों से, कि अफवाज पाकिस्तान का, अदलिया का अपने अपने दायरा कार में काम करना चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सिविलियन एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस में और या ना ही सियासत में, ना ही इलेक्शन के प्रोसेस में। और अनफॉर्चुनेटली ये काम हमने देखा 2016, 17, 18 में, उससे पहले भी बहुत मिसालें मिलती हैं, लेकिन हालिया मिसाल वही है। हमने देखा कि बहुत ही वाज़ेह तौर पे इंटरफेरेंस हुई, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन के दिन आरटीएस कैसे बंद हुआ, किसने बंद किया, नवाज शरीफ को मैदान से किसने बाहर निकाला, कैसे निकाला। लेकिन रूमी साहब, ये जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अवामी जज्बात हैं, तो जो पंच लाइन जब दी जाएगी लीडरशिप की तरफ से तो उसके असरात तो होंगे सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे? तो जुनेद, मैं यही कह रहा हूं ना कि खान साहब का ये कहना है, वो ये कहते हैं कि चूंकि वो ईमानदार हैं, चूंकि वो एक मसीहा की तरह की शख्सियत है, इसलिए अब फौज को उनके मामले में न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फौज को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बाकी तो चोर डाकू हैं और इमरान खान साहब जो है वो दूध में धुले हुए हैं, इसलिए हक और बातिल के दरमियान जगह बड़ी क्लियर है। ये भी गलत चीज है। आप इदारे की क्यों सपोर्ट मांग रहे हैं? मैं यही चीमा साहब से दरखास्त करूंगा कि ये जो सब कुछ हुआ है पिछले चंद महीनों में, इसके लिए बड़ा वाज़ेह सबक है खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि किसी से गैर सिविलियन फोर्स के कांधों पे ना आइए, इक़्तिदार मत लीजिए, ना अदलिया के, ना फौज के, ना ब्यूरोक्रेसी के, अपने जोरे बाजू अवाम में अपनी सपोर्ट, इलेक्शन, उसके तहत इक़्तिदार में आइए। अगर आप उनकी सपोर्ट लेंगे तो वो इसी तरह होगा, एक ना एक दिन आपको बाहर देश निकाला हो जाएगा। रही बात कि ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स कौन चला रहे हैं, ये बात सही है चीमा साहब की, सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई एक शख्स, एक ग्रुप नहीं करता कंट्रोल, लेकिन लीडरशिप की जो ऊपर बात होती है लोग सुनते हैं। बिल्कुल ठीक। जो जनरल बाजवा के खिलाफ उनको मैं ये कहते हुए मुझे बहुत जो है खिफ्त हो रही है, गालियां दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पोस्टर्स आप देखें, बैनर्स देखें, भाई खुदा का वास्ता है, जनरल बाजवा तो आज है, नवंबर में निकल जाएंगे, ये इदारा तो इस मुल्क में रहना है। इंडिया देख रहा है आपको, इंडिया तो बहुत मजा ले रहा है। और इंडिया कहते हैं जी खान साहब हमारा काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त सबसे बड़े खान साहब हैं, तो ये भी एक, आप इंडिया के अखबारात देखें, इंडिया के इदारिये देखें, वो कहते हैं जी हमें तो पाकिस्तान में तो मजा ही आ गया, इस बार पहली बार जो है लोग खड़े हो गए हैं, और वो भी इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर को ठीक हो गया। रूमी साहब, इन चीजों पे यकीनी तौर पे नजरसानी होनी चाहिए। अब आते हैं जरा मईशत की तरफ। नाज़रीन, शौकत तरीन साहब मुसलसल पेशगोई कर रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, और वो कह रहे हैं कि ये खानापुरी बजट था, असल बजट तो 28 जून को आएगा। इस बारे में उनका क्या कहना था, पहले वो सुनिए। 6 हफ्ते के बाद इन्होंने एक मिनी बजट दे दिया। मिनी बजट क्या था? 85 रुपए लीटर इन्होंने इंक्रीज कर दी फ्यूल प्राइसेस, 120 रुपए डीजल प्राइसेस। अब फिर इसके बाद इन्होंने 10 जून को एक खाना पूरी बजट, जिसको मैं कहता हूं, वो दे दिया। वो तो कोई बजट बन ही नहीं सकता था जब तक इनका एग्रीमेंट जो है IMF के साथ ना हो। अब तीसरा बजट आ रहा है, मैं ये सुन रहा हूं कि IMF के साथ एक इनका मुआहदा हो रहा है जिसमें 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी फिर और ये लगाएंगे अवाम पे। तीसरा बजट आएगा 28-29 को और ये बुलडोज करेंगे, सेनेट में बिल्कुल नहीं डिस्कस होगा। शीजा साहबा, ये अगर वाकई में आप लोगों ने यही सब कुछ करना था, IMF की डिक्टेशन नहीं लेनी थी, तो फिर तो खान साहब को रहने देना चाहिए था, ये सारा कुछ तो वो भी कर सकते थे। और ये सही बात है कि 50 रुपए फी लीटर लेवी भी आपने तस्लीम कर लिया, लगाई जाएगी? मुझे पहले आप 2 मिनट देंगे, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बेशक कंक्लूडिंग ना कराइए। नैब के ऊपर पहले बात करना चाहूंगी क्योंकि बात हुई। ये तरीके इंसाफ ने मेरे सामने नैब ऑर्डिनेंस खुला हुआ है, नवंबर 2021 में इन्होंने पास नहीं किया, बुलडोज किया।
उसके अंदर इन्होंने किस किस को इस्तिस्ना दी, मैं ये आपको सिर्फ सुनाना चाहती हूँ पढ़ के। कोई बंदा जो कि मिनिस्टर है, चाहे वो फेडरल है या प्रोविंशियल, उसमें नैब का केस नहीं हो सकता। कोई कैबिनेट के फैसले पे, ईसीसी के, सीसीआई के, एक्निक के फैसले पे जो है वो आप केस नहीं बना सकते। आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे भी केस नहीं बना सकते जब तक आप साबित ना कर दें कि ये क्राइम प्रोसीड्स हैं। हम अग्री करते हैं, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी लिंकेज विद क्राइम प्रोसीडिंग्स के या मटेरियल गेन के, ये झूठ बोलते हैं। मैं सिर्फ इनके झूठ जो एक्सपोज करना चाह रही हूँ। ठीक है शीजा साहब, ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, यानी कि अगर आपकी आमदनी से ज्यादा आपके असासे हैं तो ये साबित करने का बोझ मुल्जिम पे होना चाहिए या नैब पे? देखें, एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो केस है दुनिया में, मैं आपको कहती हूँ किसी भी दुनिया के लॉ के अंदर, टैक्स लॉ से लेके किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर अक्यूज्ड के ऊपर कभी आप केस नहीं बना सकते। मैं जुनेद आपको कह दूं, मैं आपके घर के बाहर अनरजिस्टर्ड गाड़ी खड़ी कर दूं, मैं कहूंगी आपकी, आप प्रूव करें आपकी नहीं है, आप कर सकते हैं प्रूफ। ये बेसिक लॉ के चले वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर उसमें दोनों को मौका मिलेगा अपने अपने दलाइल देने का। अब जरा मेरी बात की तरफ आइएगा। ये जो महंगाई का तूफान है, वो कह रहे हैं कि 28 जून को असल बजट आना है, ये बात ठीक है? वो मैं इस पर जरूर आऊंगी, मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। 30 सेकंड और ये है कि चीमा साहब ने बड़ी आसानी से अपने आप को एग्जोनरेट कर लिया। इनका लीडर खड़ा होकर उनको जानवर कहता है, इनका लीडर खड़ा होकर उनको मीर जाफर कहता है, इनका लीडर खड़ा होकर कहते हैं न्यूट्रलिटी, जो पहले कहते थे उंगली का इंतजार कर रहा हूं, अब कहते हैं न्यूट्रलिटी का जो है वो गुंजाइश नहीं है। आप ऐसी बात ना करें कि आप अवाम को डायरेक्शन नहीं देते। मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, गद्दारी कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। मजहब टच देना जो है वो इनके, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत कल्ट तैयार कर रहे हैं पूरा। और आज ये हालात हैं कि कल किसी ने अपने दोस्त को मार दिया ये कह के कि इमरान खान को घड़ी चोट। आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूंगा, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब इसहाक डार साहब को जिम्मेदारियां सौंपने की कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को संभालने के लिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। क्या यह खबर दुरुस्त है? और इससे जुड़ी दीगर हम खबरों पर नाज़रीन मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी शीजा साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा एक लाइन में। और जो मैंने आखिरी सवाल किया है, क्या वाकई में इसहाक डार साहब को लाया जा रहा है इकोनॉमी संभालने के लिए? शीजा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हम आगे बढ़ते हैं। चीमा साहब, आप बताइएगा कि ये जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, ये मिनी बजट है, आप लोगों के पास प्लान क्या है? क्या आप लोग भी नवंबर में अहम तैनाती का इंतजार कर रहे हैं? तब तक यही वादे और यकीन दहानियां होती रहेंगी मार्च की या एहतजाज की, या कोई और भी हिकमत अमली है इन्हें बाहर निकालने के लिए, हुकूमत से बाहर निकालने के लिए और आम इंतखाबात के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी बात का बड़ा कंट्राडिक्शन आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक तैनाती है। क्या वो तैनाती इतनी है सारी कौम जो है वो हार्ट पे लग जाए, सारी कौम जो टंगी जाए इस बात पे कि एक तैनाती होनी है? और मैं तो कतन ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि तासुर ये मिल रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं आपका इंप्रेशन है नहीं वो एक तैनाती, मतलब इसका मतलब है कि आपकी नज़र में वो तैनाती इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके मुताबिक सारा कुछ होना है। तो मैं समझता हूँ किसी भी 22.5 करोड़ के मुल्क में एक तैनाती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 5 साल बाद हों वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो आप कह रहे पूरी गवर्नमेंट है। एक तैनाती इतनी इंपॉर्टेंट बरल नहीं होनी चाहिए। ये तो आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करके कि मैं समझता हूँ हमें किसी मुल्क को इस हद तक नहीं जाना चाहिए या इस हद तक बेबस नहीं होना चाहिए कि एक तैनाती इतनी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब की हिकमत अमली क्या है अब? क्योंकि वो 10 जुलाई से पहले आज की भी बात कर रहे हैं, वो 6 दिन की डेडलाइन भी खत्म हो गई, तो अब क्या करने जा रहे हैं खान साहब? देखें, ये हम जो कुछ भी करेंगे हम कानून के अंदर रह करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के अंदर रह करेंगे। हम कहीं झगड़ा नहीं चाहते, हम कहीं लड़ाई नहीं, और हम किसी से कोई डर नहीं रहे, ना डरेंगे कि जनाब हम फलां बात आप कह लें कि जो बात ठीक है वो नहीं करेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई रॉन्ग डूइंग हो रही वो ना करें, रॉन्ग डूइंग कोई भी करे हम बात करेंगे इसमें। और हम समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, इसके बाद और अगले आगे होने वाला क्या है मैं जस्ट आपको बता दूं। इस वक्त 28% महंगाई हो गई, 28% महंगाई हो गई। और पिछले महीने के जो फिगर हैं, $700 मिलियन की आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई, $300 मिलियन की आपकी माहाना एक्सपोर्ट कम हो गई,
और 5% आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ये बनता है $1100 बिलियन। $1100 बिलियन का मतलब $1.1 बिलियन एक महीने का आपका गैप और क्रिएट हो गया। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट को सारे दोस्त ममालक IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत जो ये मांगते हैं दे दें, फिर भी उससे ज्यादा गैप क्रिएट हो गया नाराजगी की वजह से। और आगे जो GDP ग्रोथ आ रही है वो 2% के लगभग आ रही है। और महंगाई जो जाएगी ये जाएगी अराउंड 40% जाएगी। 28 अभी है, इसमें अभी बिजली का इंपैक्ट नहीं आया, अभी गैस का इंपैक्ट नहीं आया, और अभी जो अगली कीमत बढ़नी है बिजली की उसका इंपैक्ट नहीं आया। फिर इसका एक साइकिल होता है कि एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल आता है कि जब लोगों की इनका अपना महंगाई इतनी बढ़ जाती है तो लोग जाते हैं वापस के जी तनख्वाह हमारी बढ़ाएं। तनख्वाह बढ़ती है तो फिर एक नया इशू आता है, नया सेकंड साइकिल आता है महंगाई का, वो भी आना है। मैं समझता हूं कि मसाइल का आपके ख्याल में हुकूमत के पास नहीं है। मैं चाहूंगा सिर्फ एक लाइन में शिजा साहिबा मुख्तसरन बता दीजिएगा, इशफाक डार साहब को वापस लाया जा रहा है। शिजा साहब हमारे साथ नहीं है। रूमी साहब, आपके ख्याल में मुस्तकबिल करीब में इस हुकूमत के पास कोई आपको लग रहा है फॉर्मूला है अवाम को रिलीफ देने का, या फिर ना समझे? देखिए, हालात बहुत संगीन है और ये कांटों का ताज है जो इन्होंने अपने सर ले लिया PDM ने। टू बी फेयर, खान साहब भी जब इक़्तिदार में आए थे उनको भी बड़े ही मुश्किल हालात का सामना हुआ था। IMF के पास वो भी गए, यही वाला मसला हुआ। अब ये हुकूमत आई है, इसका भी एग्जैक्टली डिटो वही मसला हो रहा है, लेकिन हालात आज कहीं ज्यादा संगीन है 2018 से। अभी रिलीफ जो है उसके लिए कोशिश तो की है इन्होंने थोड़ी बहुत, लेकिन मजीद कोशिश करने की जरूरत है। आवाम को पूरी उम्मीद रहना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से पूरी उम्मीद होना चाहिए 6-8 महीने में इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। चलें, और इंशाल्लाह कुछ चीजें बेहतर होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। शिजा साहब, जाते जाते मैं चाहूंगा कि डार साहब से मुतल्लिक कोई कंफर्मेशन करेंगे आप? डार साहब बिल्कुल, अभी खबर है कि आएंगे, इसका मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है, बट प्रोबेबली आएंगे जी, जरूर आएंगे। मैं शौकत तरीन, यानी कि स्ट्रेटजी मिफ्ता साहब की नाकाम रही और एक और तजुर्बे का सामना रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, जितनी मुशावरत हो उतनी बेहतर होती है। नाकामी और ये जो हम इस वक्त हमें तो चाहिए कि हम सारा मुल्क इकट्ठा होकर तो इकोनॉमी के बारे में सोचे और फाइनेंस को और इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है उसको सोचे। मिफ्ता साहब इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। ये मैं और इससे मैं कंटिन्यू करूंगी कि ये जो शौकत तरीन साहब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन बात ये है कि ये जिस 85 रुपीज की बात कर रहे हैं, जिस PLD लेवी की 50 रुपए की बात कर रहे हैं, कि ये IMF के दबाव में आगे साइन करके आए हैं, और 600 अरब की तो इन्होंने हदफ रखा था, IMF को प्रॉमिस किया था। ठीक है, वक्त आप तमाम मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।